नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती वीना प्रसाद सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके सामने ये कक्षा 8वीं की एक अध्याय है पार्ट 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस मूवी में जो है पूरे जो बताया गया है वो है पहले बार जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो उसके पहले जितने भी मूवीज़ आए थे वो सारे जो है मूक फिल्में थे, जो बिल्कुल इसमें कोई बातचीत नहीं थे, कोई गाना नहीं थे, नथिंग वॉज देयर, वेरी साइलेंट मूवीज़। ये जो अध्याय में जब सिनेमा ने बोलना सीखा जो है उसमें उस टाइम की यानी उस समय की सिनेमा के बारे में बताया गया है जब से सिनेमा में बातचीत शुरू हो गई। जो पहली मूवी आए, बोलने वाली मूवी आई, उसका नाम है आलम आरा। आप देख रहे हैं आलम आरा, जिसका नाम है आलम आरा। ये आलम आरा का मतलब है दुनिया में सुधार, कोई जो परिवर्तन आए, जैसे कि दुनिया में सुधार यानी आलम आरा। अब जो देख रहे हैं वो सिनेमा की पोस्टर है। आलम आरा से पहले जितने भी मूवीज आए वो बिल्कुल मूक फिल्म थे। तो मतलब कोई भी बातचीत नहीं, उसमें कोई गाना नहीं, कोई नृत्य नहीं, नथिंग वॉज देयर। तो जब ये सिनेमा जगत में एक नए रंग लेकर आए, और जब आप देख रहे हैं ये है आदर्शर एम ईरानी, इनको बाद में हम लोग सवाक यानी बोलने वाले सिनेमा के पिता के नाम से जाना गया। ये आदर्शर एम ईरानी जो है पारसी कलाकार थे, वो निर्देशक थे, ये वॉज अ डायरेक्टर। और इन्होंने जो है काफ़ी सारे मूवीज़ जो बनाए थे, लेकिन ये जो पहले मूवी जिन्होंने बोलने वाली मूवी जो है ये बनाने का भाग्य जो है आदर्शर ईरानी को मिला। ये आदर्शर ईरानी के बहुत बड़ा योगदान रहा जो बाद में हिंदी जगत में, हिंदी मूवी जगत में है बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। आदर्शर ईरानी ने जो है ये मूवी का प्रेरणा जो है उनको मिले शोबोट नाम के एक इंग्लिश फिल्म से मिला है उनको। ये शोबोट 1927 में 1927 में ये जो मूवी जो है बाहर आए थे, जिसका नाम था शोबोट, जो आप देख रहे हैं उसका पोस्टर है। अब जो आप देख रहे हैं ये जो है पोस्टरों पर लिखे हुए विज्ञापन, मतलब यानी वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, वो मूवी निकलने के पहले बहुत बड़ा पेपी जो है वो आई कैचिंग है, जैसा कोई जो एक विज्ञापन आते। तो वो क्या था, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। मतलब वे सभी सजीव है, ऑल आर अलाइव, सांस ले रहे, दे आर ब्रीदिंग, और 100% बोल रहे, 100% दे आर टॉकिंग। दिस वॉज द हाईलाइट। और 78 मुर्दा इंसान, तकरीबन इस मूवी में इतने सारे लोग थे जो काम किए थे, तो इसलिए बोल रहे 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, ओके, और उनको बोलते बातें करते देखो। तो आप सोचिए ऐसा कोई विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आएंगे बाहर तो लोग तो भाग भाग के जाएंगे ये देखने के लिए कि इसमें क्या है। दैट वॉज द इंटेंशन ऑफ आदर्शर एम ईरानी। अब जो आप देख रहे हैं ये आलम आरा की पोस्टर हैं, जैसे इसमें कैमरा भी दिखाए गए, उसमें क्या क्या आप पहले बार देखिए अभी इसको, जो यही जो मैंने अभी जो बताया वो सब है इसमें। और ये मूवी जो है पहली बार मुंबई के मैजेस्टिक टॉकीज़ में रिलीज़ हुई। उसका थिएटर का नाम था मैजेस्टिक टॉकीज़, और उधर जो है ये मूवी पहली बार रिलीज़ हो गए थे। और जो पहली बार रिलीज़ हो गई, लोगों का भीड़ जो है या उनका लोग सारे जो है मूवी देखने के लिए आ गए, तो उनका भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बुलाए गए, और ये जो लगातार 2 महीने तक ये शो चलते रहे, कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक फॉर 2 months दिस वॉज स्टेज ओवर देयर, और शो वॉज गोइंग ऑन ओवर देयर। और ये जो आप देख रहे हो वो टिकट है इस मूवी की। और इनका पहला प्रदर्शन जो है 14 मार्च 1931 को, ओके। इसका जो फिल्म आते 8 सप्ताह, अब देख रहे हैं जो 8 सप्ताह मीन्स 8 वीक्स कंटिन्यूसली दिस वाज देयर। और तो पहली बार कब आए, 14 मार्च 1931 को। अब हम लोग बात करते हैं इनके नायक और नायिका के बारे में। जो आप देख रहे हैं ये जुबैदा और वो है मास्टर विठल। जुबैदा जो है बहुत सालों तक, जब ये सिनेमा में आए बहुत सालों तक ये रही है, और मास्टर विठल भी जो है वो नाटक कलाकार थे, वो मराठी नाटक कलाकार थे। ये दोनों थे नायिका और नायक। अब रोचक बात इस मूवी की एक है,
ये जो मास्टर विठल जो है वो उनको बिल्कुल उर्दू बोलना, ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन उर्दू। मतलब वो तो मराठी के बहुत बड़ा नाटककार थे, लेकिन उर्दू बोलना उसकी बस की बात नहीं थी। इसी वजह से इनको पहले नायक बनाया गया, उसके बाद इसको हटा के, उसके बाद जो इसको हटा के महबूब को नायक बनाई। तो पहले इनको साइन किया गया था नाटक के नायक के तौर पर, उसके बाद इसको हटा के जो है महबूब को बनाए गए। इस बात पे तो मास्टर विठल को बहुत गुस्सा है, उसको तो अपना अपमान समझा, ही फेल्ट इंसल्टेड, क्योंकि इसको तो पहले डिसाइड किया गया और वो पूरी तैयारी भी हो गई थी। उसके बाद बताया गया कि आप सही नहीं है, आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आपको बदलना है। इसी बात पे वो तो मुकदमा फाइल की, ही फाइल अ केस अगेंस्ट डायरेक्टर आदर्श इमरानी। अब ये जो आप देख रहे हैं, अब पहचानते हो कि इसको, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना है। हम तो मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं सब, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बहुत बड़ा वकील था उस ज़माने का, क्योंकि कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं था ना, ये तो बाद में 1947 के बाद हुआ। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तो 1931 की बात है। तो उसी टाइम पे मुंबई के वो बहुत बड़ा वकील था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये केस जो है, बिकॉज इट वॉज गॉट वेरी फेमस ऑल ओवर, कंट्रोवर्सी जो चल रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये केस ले ली और उसने, वो तो बहुत बड़ा वकील था, तो उसने केस जीत लिया और आदर्श इमरानी को ये मास्टर विठल को जो है वापस मूवी में लेना पड़ा। अब ये जो विठल जो है, लाइक इनको उर्दू बोलना नहीं थी, लेकिन बट ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो वो बहुत सालों तक नायक के रूप में और स्टंटमैन के रूप में भी बहुत सालों तक हिंदी मूवी जगत में रहे। अब जो आप देख रहे हैं, ये इनके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स थे उधर। तो सोहराब मोदी, जगदीश शेट्टी तो बहुत सालों तक सिनेमा वर्ल्ड में रहे, हिंदी मूवी में रहे। और पृथ्वीराज कपूर, सब हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज कपूर कौन, उनकी पूरे ख़ानदान जो है मूवी में आए बाद में। और याकूब, ये थे। उनके अलावा भी बहुत सारे थे और ये थे इनके प्रमुख कलाकार। अब आदर्श जी ने जब देखा कि पारसी रंगमंच में बहुत सारे नाटक चल रहे हैं, तो इसी में से प्रेरणा लेकर ईरानी सोचा कि चलो मैं भी कुछ ऐसा नाटक लेते हैं, इसको मूवी बनाते हैं। तो ये जो आलम आ रहा था वो पहले नाटक भी था, उसके नाटक के रूप में भी आया था। तो जिन्होंने ये ले लिया, तो पूरे कहानी को वैसे ही ले लिया और उसमें जितने सारे गीत गाने थे और जो जितने भी चीज़ें थे उसमें वो सबको ये आलम आरा मूवी में भी ले लिया था। आदर्श जी ने फैसला किया कि इस नाटक में जो भी जितने गाने हैं सब ले लिया, लेकिन अब नाटक को मूवी में बदलने में काफ़ी सारे परिवर्तन भी आते थे। शुड बी लॉट ऑफ चेंजेस। वो नाटक जो है सबके सामने होता है, मूवी में जो है बहुत और भी चीज़ों के ध्यान में रखना पड़ता है। तब इनके सामने बहुत सारे रुकावट या उनके बहुत सारे प्रॉब्लम इनको नजर आए। वो क्या थे परेशानियाँ? पहला जो अब देखते डायलॉग राइटर। तो नाटक में कोई डायलॉग राइटर की ज़रूरत नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, जो थोड़े थोड़े तो अपने मन से भी लेकर डालते थे नाटक में, लेकिन मूवी में तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि तो पूरे स्क्रिप्ट चाहिए था या डायलॉग पूरा लिख के लेना है। और जो गीतकार, गाना लिखने के लिए कोई गीतकार भी चाहिए था और संगीतकार, उसको म्यूज़िक देने के लिए संगीतकार भी चाहिए। अब आदर्श ईरानी के पास तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब उस समय टाइम पे इतना ज़्यादा उसका तो प्रचारण भी नहीं था। तो इसने क्या किया, आदर्श ईरानी ने क्या किया, जो अपने सिनेमा में जितने भी लोग अभिनय करने के लिए आ गए, एक्टिंग के लिए आ गए, कोई भी काम करने के लिए आ गए, उनसे पूछा कि आप में से कोई गीतकार है या संगीतकार है, कोई डायलॉग लिखने के लिए कोई है। तो ये जो मूवी में है जितने सारे जो गीत लिखे संगीतकार थे, ये सब जो है ये मूवी के अंदर से आ गए, कोई जो है बाहर से नहीं आए। इसीलिए आदर्श ईरानी कहते रहे कि ये जो मूवी है सबका योगदान है इसमें। इसी वजह से मूवी में अलग से दिखाया नहीं गया कि संगीतकार ये है और लिरिक्स ये है, कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि ये सारे के सारे जो है उधर से ही, उनके मूवी से ही आए थे। अब आप ये जो देख रहे ये है WM खान या वज़ीर खान। वज़ीर खान जो है इस मूवी में बहुत बड़ा एक रोल भी किया था। और इनका क्या खासियत है बताते हैं। ये जो है गायक थे, वही था, ये पार्श्व गायक बोलते हैं, ये WM खान है या वज़ीर खान है। अब आपने नोटिस किया कि ये पार्श्व गायक क्या है? पार्श्व गायक मतलब जब सिनेमा की शूटिंग होते थे वो बाजू में खड़े होके या साइड पे खड़े होके गाना जो है गाना है।
आजकल क्या होता है कि जो दो गायक है मानो, एक गाय उधर जाके गाना गा के वापस आएंगे, दूसरे का जब भी चाहे जाके दूसरा जो है एडिट करके सब मिलाते। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, देयर वॉज नो फैसिलिटीज़ एज सच। तो जब भी जो मूवी का शूटिंग हो रहा है तब भी ये गायक को गाएगा जो भी है उनको बाजू में खड़ा होके दे हैव टू स्टैंड इन साइड एंड दे हैव टू सिंग द सॉन्ग। तो इसीलिए इधर आप देख रहे पार्श्व गायक बताए गए। ये वसीर खान जो है उन्होंने जो पहले बार वो गाना गाया वो है दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ये था उसका गाना, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ओके, अब इनका संगीत जो है इसमें खाली 3 चीज़ों की, 3 वाद्य उपकरणों की, इंस्ट्रूमेंट्स की प्रयोग किए गए, हारमोनियम, तबला एंड वायलिन। खाली 3 ही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं था। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आसपास के साउंड के कारण ये जितने भी शूटिंग थे वो रात के टाइम पे करना पड़ता था, क्योंकि आजकल की जैसा वो बाकी शूटिंग हो जाएंगे उसके बाद में एडिटिंग करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उसी टाइम पे सब कुछ होना है, इसीलिए रात के बाद, मतलब ये जो लोकेशन जो था एक रेलवे ट्रैक के पास ही था, तो लास्ट ट्रेन जाने तक ये लोग रुकते थे। वो ट्रेन के जाने के बाद जो है शूटिंग कंटिन्यू करते थे। इसीलिए काफ़ी सारे लाइट्स का भी उपयोग करना पड़ा, क्योंकि डे लाइट का शूटिंग हो रही, डे लाइट चाहिए मूवी में और रात को कर रहे, तो उनको बाकायदा वो है लाइट, बहुत सारे लाइट के तो यूज़ करने पड़ते, उपयोग करने पड़ते थे। इसी वजह से जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग का वो दौर भी शुरू हो गया। उसके बाद जो जितने भी, कोई बात नहीं, अगर हम लोग रात को भी शूटिंग कर रहे हैं और दिन में भी कर रहे हैं तो सब कुछ है लाइट के हिसाब से वो कंट्रोल करना शुरू हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सब जितने भी उधर डायलॉग वो देना है वही उधर ही होते थे, और जो गाना गाना है वो सब उसी टाइम पे उसी लोकेशन पे हुआ करते थे। अब लोगों ने जो है इस मूवी को फैंटेसी बोला, क्योंकि तब तक जो है ये अरेबियन नाइट्स वगैरह मूवीज़ तो आए थे, लेकिन तो लोगों ने कहा ये तो खाली अरेबियन नाइट जैसे एक फैंटेसी मूवी है। लेकिन ये फैंटेसी मूवी था लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार लोगों को बातें करते देख रहे, गाना देख रहे, सुन रहे और डांस भी देख रहे, तो लोगों को ये तो एक फैंटेसी जैसा मूवी लगा। अब लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रचार ये हो गया हिंदुस्तानी भाषा का, जो हिंदी और उर्दू का सम्मेलन से जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका प्रयोग जो है शुरू हो गया। उसके पहले तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, इसीलिए वो हिंदुस्तानी भाषा का भी प्रचारण होने लगा। और इसमें जो गीत, संगीत, नृत्य सब बहुत बड़ा वो बिल्कुल अलग था लोगों के लिए, क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं सब। अब जब फिल्म ने पहली बार बटकीली भाषा, लोगों ने कहा कि ये तो बटकीली भाषा का मतलब क्या, वो तो पेप्पी लैंग्वेज, दे स्टार्टेड यूजिंग पेप्पी लैंग्वेज इन दैट। और जिनके पोशाक, जो क्लोथ ड्रेसेस भी थे बहुत सारे कलरफुल थे और बहुत स्टाइलिश थे, तो ये लोगों के लिए तो ये तो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर पीपल। तो तब तक ऐसा कुछ नहीं था, और जितने भी इसके पहले मूवीज आए लोगों को ध्यान से देखना पड़ता था कि समझने के लिए कि क्या हो रहा है। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि गाना भी हो रहा है तो लोग तो है सब को एक एक चीज़ करके सब कुछ ध्यान से देखने लगा। अब फिल्म का तो 10,000 फुट लंबी थी। वजह क्या है, ऐसा कोई एडिटिंग कटिंग कुछ नहीं था, ये तो शूटिंग शुरू होते ही अंत तक जितना भी है सब फिल्मों में वो शामिल किए गए। तो 10,000 फुट था और 4 महीनों तक ये शूटिंग रहे। इसका मूवी ये पूरा बनाने के लिए तो 4 महीने लगे और 10,000 फुट लंबी थी इसकी तो रील। अब 1956 में, तब तक 25 वर्ष पूरे हो गए थे, 1931 में शुरू मूवी बाहर आ गए थे और 1956 में इसका तो 25 साल पूरा हुआ। तो आदर्श ईरानी को सम्मानित करने के लिए बुलाए गए और उनको जो है सवाक फिल्मों का पिता, अब सवाक फिल्मों के पिता मतलब सवाक मीन्स बोलने वाली मूवीज़ के पिता का टाइटल देंगे। वो कब हुआ, 1956 में। अब जो है तब उन्होंने ये इसमें से उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कुछ अपने देश के लिए किया इतना बड़ा योगदान कुछ भी नहीं है, तो मैंने जो मुझे करना था कलाकार के तौर पे मुझे जो करना था मैंने जो किया, तो इतनी बड़ी बात तो इसमें ये नहीं। तो इट शोज़ ही वॉज अ वेरी हम्बल मैन। तो लेकिन ये तो कब हुआ, 25 वर्ष के बाद हुआ। न प्रभाव कैसे, हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड अस नॉर्मल पीपल। तो अभिनेता और अभिनेताओं की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर बहुत ज़्यादा पड़ा,
क्योंकि जब तक ये लोग बात नहीं करते थे या तो लोगों को इतना जो भी वो कन्वे करना चाह रहे हैं तो इतनी डीपली नहीं, इट नेवर हैड दैट इन्फ्लुएंस। अब जो है बात करना शुरू किया तो लोगों को समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, तो लोग जो है इसको ध्यान से सुनने लगा, उनका प्रभाव जो इन्फ्लुएंस हो जो है वो भी पड़ने लगा लोगों पे। अब देख रहे हो ये जो है माधुरी नाम की फिल्म में नायिका ये सुलोचना है, ये अभी भी जिंदा है सुलोचना जी। वो उस टाइम पे आप देख रहे हो 4 हेयर स्टाइल देख रहे, तो लोग जो है खासकर औरतें जो है ये सब फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि वो पहली बार ये सब देख रहे हैं। तो मतलब प्रभाव के बारे में बोल रहे, हाउ इट गॉट इन्फ्लुएंस पीपल। ये सुलोचना जो है इस मूवी में नहीं थे, ये जो शुरू किया आदर्श ईरानी ने जो शुरू किया, उसके बाद में जितने भी मूवीज आए सब इसके बाद में आए, तो जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े और दे स्टार्टेड फॉलोइंग हर हेयर स्टाइल। और इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन क्या आया था, तब तक जो है हिंदी मूवीज़ में अभिनय करने के लिए या शामिल होने के लिए आपको अच्छा फिजिक होनी चाहिए, अच्छा सुंदर होनी चाहिए, लंबे कद होने चाहिए, सब इतना था। अब जो है बोलने की भी ज़रूरत है, लोग तो है थोड़े तो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत पड़ी, मतलब दे शुड बी वेल एजुकेटेड। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको डायलॉग से वो देखकर पढ़ना है, उनको बातें करना है एंड दे हैव टू एक्सप्रेस प्रॉपरली। तो इसीलिए तब तक जो भी वो फिजिक देख के लोगों को देखते थे, अब तो नहीं, उनको पढ़ना आता है या लिखना आता है, ये भी देखना शुरू किया। और इसके अलावा जो है गीतकार, संगीतकार, इन सबको मूवीज़ में काम करना शुरू हो गया, क्योंकि अब ये सब कुछ चाहिए, उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दिस वाज ऑल्सो वन इन्फ्लुएंस। अब मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे, मतलब जो उनका बॉडी फिजिक अच्छे हो, जो लंबे कद के हो, तब तो वो चलता था। लेकिन अब जो है बिल्कुल वो सब बदल गए। अब जो है अभिनय करने के लिए या उनको मूवी में शामिल करने के लिए उनको तो थोड़े तो उनका दे शुड हैव सम टैलेंट ऑल्सो। आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक फिल्मों की दौर की वो कई नायक, अभिनेता, गायक सबको जो है वो रोल्स मिले और उनको भी मूवी में शामिल होना है, मतलब उनको भी बहुत सारे काम। तो द शोज लाइक स्लोली हिंदी मूवीज़ का जो प्रचार तो वो लोगों में भी आने लगा। और मूवी का जो भी उनका क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इट गॉट मोर रियलिस्टिक, क्योंकि वो अपने लोगों के आम लोगों के जीवन से संबंधित जुट के होने लगा। इसीलिए कहने वो पहले बताए थे कि वो बहुत सारे फैंटेसी मूवी निकल के आए थे। अब जो है आम लोगों के बीच में क्या होता है, जीवन में क्या होता है, ये सब जो है लोग विषय बनाने लगा। अब बदलाव क्या हुआ, ज़्यादा देसी हुआ। इट गॉट मोर कनेक्टेड टू पीपल, नॉर्मल पीपल्स लाइफ। अब सार्वजनिक जीवन, मतलब जो आम लोगों की जीवन है, इसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन होने लगा मूवीज़ में। आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी शामिल किया, मतलब बाहर से भी जो आए उनको भी मूवीज़ में, ये मूवी में नहीं, बाकी जितने भी मूवीज़ बनाए गए उसमें इन लोगों को भी शामिल किया गया। अब आलम आरा मूवी जो है भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी दिखाए गए थे, क्योंकि उधर भी बहुत सारा उनका प्रचलन हुआ। अब जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है दादा साहब फाल्के। इनको जो है भारतीय सिनेमा के जनक यानी पिता, इज फादर ऑफ इंडियन मूवी, ये है दादा साहब फाल्के। और ये जो आप देख रहे हैं ये आदर्श ईरानी। तो ये क्या है, ये दादा साहब फाल्के जो है राजा हरिश्चंद्र मूवी जो शुरू किया था, सबसे पहला जो मूवी था उधर से वो जिन्होंने वो शुरू किया। और जो आदर्श ईरानी जो है बोलने वाले मूवी बना के ये जो परिक्रमा जो थे वो उसको तो आगे बना के ले गए। तो इसीलिए इनको जो भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को बुलाते हैं हम लोग, मानते हैं हम लोग। तो ये सवाक सिनेमा के जनक आदर्श ईरानी को मानते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से जो है हिंदी जगत में या हिंदी मूवी में नया एक दौर जो है शुरू हो गया, वो आज भी कायम है। इसके साथ ये अध्याय इधर ख़त्म हो रहा है, फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।